महंगाई और बेरोजगारी, ऑपोजिशन भी इन दोनों बड़े इश्यूज को लगातार उठाता आया है और ये चुनावी वर्ष का बजट है। ऐसे में क्या ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं इसका जवाब भी मिलेगा क्या इस अंतरिम बजट में, इस चुनावी वर्ष के बजट में? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए यहां पर टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो पर जरा आप गौर कीजिए। इधर इलेक्ट्रॉनिक सेंटर आपको नजर आ रहा है, यहां पर फल सब्जी की दुकान आपको नजर आ रही है, यहां पर आप देखेंगे कपड़े जूते का स्टोर इधर लगा हुआ है, इधर राशन मार्केट है, चाय की स्टॉल है। चाय की चुस्कियों पर भी जब चर्चा होती है तो जिक्र यह होता है कि भाई महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो क्या इसे कम करने की कोशिश की जाएगी? वो नीति, वो पॉलिसी, वो भविष्य का खाका नजर आएगा क्या? यह भी एक बड़ा सवाल है। कंज्यूमर्स पर कितना असर डालेगा आज का बजट? क्या कितनी बड़ी राहत मिलेगी? अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ, डॉक्टर रवि हमारे साथ हैं, कि प्रधानमंत्री आवास योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा। पिछले बार के बजट में तकरीबन 80,000 करोड़ अलॉट किए गए थे, इस मद में उसको बढ़ाया जा सकता है। अगर बढ़ाया जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है, तो रियल एस्टेट सेक्टर में भी एक तरह के बूम की हम उम्मीद करें। देखिए रियल एस्टेट सेक्टर तो बूम करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना को अगर कनेक्ट करें तो मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट अगर आपका ग्रो नहीं करता तो भारत की इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी का एक पहिया जो है वो रियल एस्टेट भी चलाता है। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो भारतवर्ष टीवी 9 को इस समय कहूँगा कि आपने 4 पिलर यहाँ पर खड़े किए हुए हैं, क्योंकि देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, FMCG प्रोडक्ट हैं, होटल इंडस्ट्री चाय को कह लीजिए, और इलेक्ट्रॉनिक, ये 4 ऐसे पिलर हैं जिनको कि सरकार भी फोकस करती है और सबकी लाइफ टू लाइफ जुड़ा हुआ है, यानी जैसे हम कहते हैं कि सुई से लेके हवाई जहाज तक जुड़े होते हैं वो हैं। अब इन्हीं सेक्टर्स को अगर आप ब्रॉडर वे में देखते हैं तो आपने जैसे अभी रियल एस्टेट की चर्चा करी, रियल एस्टेट का एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देना चाहूँगा। PM आवास योजना जब लॉन्च हुई उसके बाद से आपने देखा होगा कि रियल एस्टेट के बड़े दिग्गजों ने अफोर्डेबल हाउसिंग को लॉन्च किया, और जिससे कि 22 करोड़ जो लोगों को घर देने की बात की गई थी, वो सपना जो है वो कहीं ना कहीं से पूरा किया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट का डेवलपमेंट या रियल एस्टेट के प्राइसेस में जो ग्रोथ दिखी है, जैसे आप नॉर्मल देख लीजिए, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, NCR, इन सभी रीजन्स में अगर आप देखें तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस लगभग आज 70% बढ़ चुके हैं। और पहले ये कहा जाता था कि इनकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, आज वो कैपेसिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट को बिल्कुल, और अब तो न सिर्फ अफोर्डेबल घर देने की बात की जा रही है, बल्कि एक और महत्वाकांक्षी योजना सरकार की, जिसमें 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की बात हो रही है। इसको लेकर कुछ खास होता हुआ आज आप देखेंगे? देखिए ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि कुछ स्टेट्स में ऐसा नहीं है, ये सभी स्टेट्स में लागू है, लोगों को अभी जानकारी कम है, लेकिन सोलर वाली जो योजना है जिसको आप अपने घर पे सोलर लगा सकते हैं और उसकी वजह से आप अपनी बिजली फ्री भी कर सकते हैं और साथ ही आप सरकार को बिजली सप्लाई भी कर सकते हैं और उससे अर्निंग भी कर सकते हैं। ये सबसे, और इसीलिए सरकार इसको बार बार फोकस कर रही, और ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी की जहां पर बात होती है वहां पर इस चीज को लेकर के सरकार ने हमेशा बजट को हर साल दर साल उसको फोकस करके इंक्रीज किया है। तो इस बार इंटरिम बजट जरूर है, लेकिन ये ऐसी स्कीम है जिसकी वजह से रोजगार भी पैदा होता है, और इस योजना के माध्यम से पावर जो जनरेशन है, पावर का जो सेक्टर की आपूर्ति होती है, उसकी पूर्ति कहीं ना कहीं से देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है समीर जी, मैं तो बहुत ज्यादा सोच रहा हूं कि इसका फायदा दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो इन तमाम मसलों पर भी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा जो सरकार की इस वक्त निशांत नजर आ रही है। सीधे तौर पर कहा गया है 3 साल के अंदर अंदर दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाना है देश को, तो उसका भी एक खाका क्या आज के बजट में नजर आएगा? ये बड़ा सवाल है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक ये भी है कि आप समीर, इस बजट में, ये इंटरिम बजट है, इसमें कोई आप मेजर पॉलिसी चेंज कर सकते हैं क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल के बारे में मेरे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसके अलग कॉनोटेशंस हो सकते हैं, अलग मीनिंग्स हो सकते हैं। लेकिन सीधे अमोद जी मेरे साथ है। अमोद जी, ओवर टू यू, बताइए अभी क्या जानकारी है पल पल की? देखिए अभी निर्मला सीतारमण गई हुई हैं, राष्ट्रपति भवन के लिए निकल गई हैं, और मेरे ठीक पीछे से मैंने अभी देखा गृह मंत्री और तमाम कैबिनेट के मंत्री पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, उनका भी काफिला पहुंचने वाला है।
तो कुल मिलाकर वहाँ से जब निर्मला सीतारमन संसद में आएंगे राष्ट्रपति भवन से, तो यहाँ कैबिनेट की बैठक होगी और बैठक के बाद वो अपना भाषण देंगी। जो महत्वपूर्ण निशांत जानकारियाँ मिल रही हैं वो यही है कि एमएसएमई सेक्टर पे किसानों के लिए जो फार्मिंग सेक्टर है और जो इंफ्रा है, ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर सरकार का ध्यान रहेगा। और 7 पॉइंट का जो ग्रोथ रेट है उसको कैसे मेंटेन रखा जाए और कैसे एस्केलेट किया जाए, इस पे बड़ा फोकस रहने वाला है। अच्छा, मेरे पास जो अलग अलग सोर्सेज से जानकारी आ रही है, अब ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। 2019 का जो इंटरिम बजट था, 2019 का जो इंटरिम बजट था, उसमें 87A के तहत इनकम टैक्स रिबेट दी गई थी। और यहां पर जो हमारे टैक्स एक्सपर्ट हैं, उन्होंने सबसे बड़ा लंबा नोट अभी अभी मेरे इसी स्टेटमेंट पर किया है, आपको बगल में वो दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अब सवाल खड़ा ये होता है, आयुष्मान भारत की जो सीमा है, क्या वो 10 लाख आपको होते हुए दिखाई दे रही है? नंबर 1। दूसरा, सेक्शन 80C में टैक्स छूट की जो लिमिट है, क्या वो 2.5 लाख रुपए हो सकती है? तीसरा, किसान सम्मान निधि की रकम क्या 6,000 से 8,000 हो सकती है? ये वो सवाल है जो हमारे सामने। लेकिन इस देश की आबादी 25 साल से नीचे 50% है और 35 साल से नीचे करीब 65% है, और हम बात कर रहे हैं युवाओं की।